नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वो चर्चा ये है कि जब ये 6 लोगों को सदस्यता दी गई और वहीं पे 3 निर्दलीयों के जब इस्तीफे कराए गए, एक अफ़वाह उड़ी, राजनीतिक अफ़वाह थी या इसके पीछे कुछ सच्चाई थी कि 25 के 25 भाजपा विधायक रिज़ाइन कर रहे हैं और वो राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन की माँग भी कर सकते हैं और प्रदेश में चुनावों की स्थिति पैदा कर सकते हैं इन्हीं लोकसभा चुनावों के साथ। कुछ ऐसा एक खेल था जो कि कहीं पे सच था, झूठ था, क्या था, अफ़वाह मात्र थी, क्या था, लेकिन लंबे दिनों तक चला, अब भी चल रहा है कहीं न कहीं। वो उसके पीछे की सच्चाई क्या थी? आखिर क्यों बीजेपी के 25 विधायक इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे और उनमें से कुछ लोग नहीं भी देना चाहते थे? क्या इनका ये प्रण था कि इन्हीं चुनावों के साथ हम चुनाव करवा लें हिमाचल प्रदेश के और अपनी सरकार बना लें? क्योंकि जयराम ठाकुर जी अभी भी रोज़ाना दावे कर रहे हैं, बिंदल जी दावे कर रहे हैं कि 4 जून को हमारी सरकार हिमाचल में भी बनेगी। हालाँकि संख्या बल देखा जाए 34, 25 और 3 निर्दलीय इस्तीफे दे चुके हैं लेकिन स्वीकार नहीं किए गए हैं, वो न्यायालय का रुख करने जा रहे हैं। लेकिन अगर इस्तीफे ये दे भी देते और राज्यपाल संस्तुति नहीं करते गवर्नर उसके प्रेज़िडेंट रूल की, तो तब भी कहीं न कहीं उपचुनाव होने थे। शायद उससे कहीं न कहीं दिक्कत आ गई और दूसरी ये बात है कि स्क्रिप्ट आखिरकार दिल्ली से कौन लिख रहा है और उसके अनुसार अभिनय क्यों करवाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आप सब चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं। संदीप सांख्यान जी हैं, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। प्रवीण शर्मा जी हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, ये चर्चा अभी तक खत्म नहीं हो रही है। अभी भी कहीं न कहीं जो रोज़ाना बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसके बाद फिर से चर्चा उठ पड़ती है कि नहीं, हिमाचल को राष्ट्रपति शासन की तरफ धकेला जाएगा। जो उससे पहले जो ये चर्चाएँ हुई हैं 22-23 तारीखों की, उस दिन विधायक दल की बैठक बुलाई गई और उसमें इस्तीफे दिए जाएँगे। पूरा दिन चर्चाओं का बाज़ार गर्म रहा और लेकिन जनता उसकी सच्चाई आज तक पता नहीं कर पाई है। इसके पीछे आखिर था क्या? जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब देखिए, जो 27 फरवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में जो माहौल बना है, उसमें बहुत सी खबरें हम लोगों को सुनने को मिली हैं और उसमें कुछ खबरें सच भी हुई हैं और जो सच नहीं हुई हैं, वो मात्र अफ़वाहें साबित हुई है। ऐसी ही खबर जो 3 निर्दलीय विधायक थे, उन 3 निर्दलीय विधायकों ने जो त्याग पत्र दिया, उसके पश्चात ये खबर उड़ी थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। अगर हम संवैधानिक दृष्टि से इस खबर का अवलोकन करें, जी, तो विपक्ष के विधायक जो हैं, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, तो ऐसा भारतीय संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं है कि उसके पश्चात जो है सरकार भंग हो जाती है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। जी। चाहे वो संख्या बल में बहुत ज़्यादा हो जाए और सबसे बड़ी बात है कि ये इस्तीफे राज्यपाल को नहीं सौंपे जा सकते, ये इस्तीफे सौंपे जाएँगे स्पीकर को। विधानसभा अध्यक्ष को। बिल्कुल, और बिल्कुल। विधानसभा अध्यक्ष उन इस्तीफों का वही असर कर सकते हैं जो 3 निर्दलीय विधायकों के साथ हुआ है। हाँ, अगर वो इस्तीफा भी दे देते, पहले तो नेचुरली वो जाँच के दायरे में आते, जो स्पीकर जाँच करते और उसके बाद अगर कहीं स्पीकर उन इस्तीफों को स्वीकार कर लेते, तो उसके पश्चात सरकार नहीं जाती थी, उन जगहों पे चुनाव भी होने थे। पर एक जी, और दूसरी मंशा जो मुझे लगा कि इन इस्तीफों के सामूहिक रूप से जो इस्तीफे दिए जाने थे या इसकी जो चर्चा थी, इसके पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा था शायद वो ये था कि इसकी आड़ में हम संवैधानिक संकट दर्शाकर जो है, वो राष्ट्रपति शासन का राज्यपाल यहाँ से प्रस्ताव भेजते और राष्ट्रपति शासन हिमाचल प्रदेश में लगाया जाता। जी, भारतीय संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो 4 ढंग से लगाया जा सकता है किसी स्टेट में। वो एक आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 365। तो राष्ट्रीय आपातकाल तो 352 है, तो वैसी कोई परिस्थिति नहीं है। 360 में वित्तीय आपातकाल है, वो हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। 365 में केंद्र सरकार के निर्देश अगर प्रदेश सरकार ना माने तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो वो भी स्थिति नहीं है। स्थिति जी, मात्र बच जाती है 356 की।
और 356 की स्थिति में आज तक भारत में 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और इसका प्रोविजन बिल्कुल स्पष्ट कहता है, अगर किसी प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए, उस कंडीशन में राज्यपाल संस्तुति कर सकता है राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की। और एक जी और छोटी सी उसमें उपधारा ये भी है, अगर कोई सरकार जो है बहुमत साबित नहीं कर पाए जी या किसी सरकार अल्पमत में आ जाए, तो पहली जो कंडीशन थी कि कोई, हिमाचल प्रदेश में ऐसा संवैधानिक संकट तो था नहीं, पर दूसरी कंडीशन अल्पमत में आ जाए, पर अल्पमत का डिसीजन भी फ्लोर के ऊपर भी होना है, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में ही होना है। तो ऐसे कंडीशन के ऊपर जो एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 9 जजों की जी बेंच ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया है। उससे पहले बहुत बार भारत में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा, परंतु 1994 के इस डिसीजन के बाद जो है इस तरह के जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जो बार बार घटनाएं थी उसके ऊपर बहुत कमी आई है। उन्होंने कुछ जी पैरामीटर्स तय किए हैं, मापदंड तय किए हैं कि जिसमें आर्टिकल 355 को जब तक पूरी तरह से आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो आप 356 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। और जो मापदंड तय किए हैं, अगर आप उस जजमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उन मापदंडों के तहत हिमाचल प्रदेश में कोई भी परिस्थिति सामने नहीं आती है। तो शायद जी ये भी हो सकता है, मैं इस चीज को झुठला नहीं रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जो संभावनाएं थी उनके ऊपर काम ना किया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं किया होगा, हो सकता है किया हो, परंतु किसी समझदार आदमी ने, संविधान विशेषज्ञ ने उनको ये बताया हो, निश्चित रूप से बताया होगा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि जहां आप 356 को इन्वोक करके जो है आप प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाएं। अब तो चुनावों तक जो है राष्ट्रपति शासन ऐसे भी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पष्ट है कि कैबिनेट मंत्रियों की संस्तुति के ऊपर ये राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसके बाद इस तरह से भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं करेगी ये तो नहीं मैं कह सकता, परंतु पहले इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी और जिसने भी ये निर्णय लिया बहुत समझदारी भरा निर्णय था। क्योंकि इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को, जिसने भी इसको जज किया होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने के बजाय हानि होने की स्थिति ज्यादा स्पष्ट नजर आ रही थी। जी लेकिन कहीं ना कहीं इसमें के पीछे कुछ राजनीतिक अस्थिरता तो खड़ी करने की कोशिश की गई है और हो सकता था उसका लाभ मिल जाता, लेकिन चुनाव ऐन मौके पे अनाउंस हो गए, इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीजें धरी की धरी रहेगी प्रवीण जी। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि चुनावों के बाद फिर से इस कवायद को किया जाए, मैं इन संभावना से दूर नहीं जा रहा हूं, परंतु अब जब तक चुनाव है 4 जून तक, तो इस तरह का कुछ नहीं होने वाला है, ये निश्चित है। तकनीक संकट खड़ा करने की बात हुई और एक चर्चा चली, इसकी सच्चाई मालूम बीजेपी विधायक दल को ही होगी, बाकी तो चर्चाएं और कयासों का दौर है कहीं ना कहीं। लेकिन उससे स्थिति उत्पन्न हो सकती थी कि राष्ट्रपति शासन राज्य में लगे और राजनीतिक अस्थिरता के चलते सरकार को बर्खास्त करके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और इसकी उम्मीदें अभी भी बनी है क्योंकि भाजपा के नेता अभी भी दम भर रहे हैं, भाजपा के नेता लोग, कि नहीं 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। जी सांख्यान जी। जी डॉक्टर साहब वैसे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल है इसके बारे में वो प्रवीण जी ने काफी चीजें ब्रीफ कर दी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो सारी के सारी पटकथा लिखी गई, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इस पटकथा के पीछे क्या वो टीस है भारतीय जनता पार्टी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जो हिमाचल प्रदेश में उनका अपना राज्य होते हुए कि उनको ये सरकार यहाँ से खोनी पड़ी थी? क्या वो उस टीस का जो बदला है वो आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, जो कांग्रेस की स्थिर सरकार है, उसको लेने के लिए उस टीस का जो बदला है वो अब उतार रहे हैं? ये सीधा सीधा जो मैं कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की ये जो साजिश है ये बिल्कुल बड़े बड़े धड़ल्ले से नाकाम हुई है, बिल्कुल बेनकाब हो गई है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो पटकथा कही है वो मेरे ख्याल में हमारे भाई संजय शर्मा जी
बखूबी बता देंगे कि इस पटकथा का ये जो पृष्ठभूमि थी, इसका जो सूत्रधार था वो कौन था। लेकिन जो भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इस सारे प्रकरण में औंधे मूंगी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप जयराम ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, जयराम ठाकुर जी डे वन से ये कह रहे हैं कि सुबह सरकार गिरी, शाम को सरकार गिरी, शाम को गिरी, सुबह गिरी, ये बयान उनके आते रहते हैं। अब ये नई पटकथा उन्होंने लिख कही है वो कि 4 जून को जो सरकार है वो गिनेगी। लेकिन मैं ये देखता हूं, राजनीति के अंदर कम से कम जब तक जन भावना साथ नहीं हो तो राजनीति का कोई औचित्य नहीं है। आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की कांग्रेस के सरकार के साथ जो है प्रदेश की जनता की जन भावना है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गलत हुआ है। कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली थी वो आम लोगों के लिए बखूबी जो थी, हमारी योजना का क्रियान्वयन था वो आम लोगों के लिए थी। और लोग समझ रहे थे कि पिछले 15 महीनों से दिन रात करके कांग्रेस की कैबिनेट, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोग हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए थे और कांग्रेस को आगे, मतलब कांग्रेस जो थी वो प्रदेश को आगे ले जाने की रणनीति तय कर रही थी। और एकदम से जो ब्रेकडाउन भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया, जो असमंजस की स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की, आज उसकी परिणति जो है वो देख लेना आप। मैं कहता हूं कि 2 जून को जो चुनाव होंगे उसके अंदर वो सारी के सारी चीजें, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। आज देखिए 6 विधायकों को जिनको निष्कासित किया है कांग्रेस पार्टी ने, आज उन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर क्या स्थिति है, वहां भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये विचारधारा की बात करते हैं, ये मर्यादा की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि ये मर्यादा की बात करने वाले सबसे ज्यादा अमर्यादित राजनीति जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर देवभूमि के अंदर हुई है। आज इनके 6 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो इनके लोग थे, अब तो काडर के लोग भी ये कहने लग गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति में दोनों में खोट है। अब तो ये भी लग गया, आरएसएस भी कहने लग गई है ना, राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक संघ है वो भी कहने लग गया कि भारतीय जनता पार्टी ये कोई नीतिगत राजनीति आप नहीं कर रहे हैं। मेरे को ये समझ नहीं आता कि कौन लोग इसके सूत्रधार थे, क्यों हिमाचल की जनता के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट किया जा रहा था। उसके लिए बेहतर जो है ये पॉलिटिकल अनरेस्ट जो करना था, चंडीगढ़ का प्रकरण सबके सामने है, हिंदुस्तान के और राज्यों का प्रकरण सबके सामने है। अरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिस चीज को ये करना। अब रहती है 25 विधायकों के रिजाइन करने की बात, उसके बारे में प्रवीण जी ने बिल्कुल ठीक से कह दिया कि जितने भी आर्टिकल 300, इन्होंने 360 की बात की, 362 की बात की, 365 की बात की, 352 की बात की, उसके अनुसार मैं कहता हूं ये कहीं पे भी ऐसा नहीं था। और मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारे गवर्नर हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, गवर्नर साहब को, कि आपने जो नीति ली है, आपने कहा है कि कहीं ना कहीं आप एक अकेले आदमी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ऐसे आए हैं, है ना, जो मर्यादा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और ये सारा के सारा इमोरल है, अमर्यादित है, ये मैं नहीं कर सकता। हमारे पास तो ये भी जानकारी है कि इस सारे विवरण का जो था, हमें तो ये भी पता चलता है कि हो सकता है गवर्नर साहब को दिल्ली में भी बुलाया गया होगा, उनके साथ ये चर्चा भी हुई होगी, लेकिन उन्होंने साफ मना किया होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अमर्यादा और जो भगवान राम रथ की राजनीति करने वाले आज जो है वो राम रथ को गिराने में लगे हैं। राम रथ के नाम पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से अमर्यादित हो चुके हैं। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है और ये जो है ये आप लोगों के सामने है। तो हम लोग इसके लिए जो संवेदना है आम लोगों की वो कांग्रेस के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली के साथ है कि हिमाचल की जनता जो है वो राजनीति। अब तो देखिए पीछे शांता कुमार जी, माननीय इतने वरिष्ठ नेता है, दो बार के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है ना, उन्होंने खुद ये कहा कि नहीं हे राम, ये नहीं होना चाहिए मेरे प्रदेश के अंदर। उन्होंने मतलब ये इतने इमोशनल हो गए, आंसू तक उनके टपकने लगे। संज्ञान मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर चैनलों के ऊपर उनका वक्तव्य आया और तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। ये कौन सी मर्यादा है? इतने बड़े स्टॉलवर्ड लीडर आपके बारे में कह रहे हैं, गवर्नर साहब जो है वो कहते हैं कि मर्यादा होनी चाहिए, ये अमर्यादित राजनीति। ये बिंदल जी हैं,
बिंदल जी देखें या फिर उसके बाद क्या नाम इनका जयराम जी दे तय करे, या फिर ये देख ले जगत प्रकाश नड्डा जी देख ले, या अमित शाह जी देख ले कि आप कौन सी झूठी पराकाष्ठा जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों के मध्य में घड़ रहे हैं, है ना। तो इसका दूध का दूध पानी का पानी एक दिन जी साफ होके रहेगा। और आप जो जी राष्ट्रपति शासन के तीनों स्वप्न ले रहे हैं वो संभव नहीं है। अभी चुनाव आएंगे, मैं कहता हूं अभी ये 25 लोग अगर ये इस्तीफा दे देते और उसके बाद अगर यहाँ पे देखते कि उसके बाद जो जो संवैधानिक व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी है उसके उसके अनुसार क्या प्रक्रिया तय होती। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो 25 विधायक है उनकी उत्कंठा भी सुन लीजिए डॉक्टर साहब। उनकी उत्कंठा ये है कि अब हम चुनाव जो है वो चुनाव हम जीत के आए हैं, आने वाले भविष्य में शायद हम विधायक बने। बेशक वो विपक्ष के विधायक है, विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन एक बात तो तय है ना वहां पे कि उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो तो है। अगर वो हार जाते तो वो भी नहीं करते। संजय जी, आपने चर्चा सुनी है सारी। अब इसके पीछे क्या सच्चाई थी, क्या सच में उस दिन निर्दलीयों के जब इस्तीफे थे, विधायक दल की बैठक इसलिए बुलाई गई कि हम भी सामूहिक इस्तीफे देते हैं और हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ाकर चुनावों की स्थिति पैदा कर देते? क्या ऐसी कोई मंशा थी भाजपा की? जी डॉक्टर साहब देखिए, कौन से विधायक दल में ऐसी बैठक हुई जिस बैठक में ये चर्चा हुई हो कि सभी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, या पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ऐसी चर्चा हुई हो कि सारे विधायक जो है वो इस्तीफा देंगे 25 के 25। कहीं ऐसी चर्चा नहीं थी, ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, ना विधायक दल के अंदर। ये केवल मीडिया के क्यासों के आधार के ऊपर सारी चर्चा जो है ये बनाई गई। या तो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हो कि 25 के 25 विधायक इस्तीफा दे रहे हो, या किसी विधायक ने कहा हो कि सभी विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो ये चर्चा जो है ये केवल मात्र चर्चा के लिए, ये गली मोहल्ले की चर्चा से उठी हुई बात को जो है वो इतना बड़ा करके आंकने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता थी। जहां तक बात रही कि ये संवैधानिक संकट या सरकार के ऊपर संकट कहां से पैदा हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी कहां है? इसके लिए जिम्मेदार तो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष ने कहीं कहा कि उससे पहले कहा? सभी पिछले जब से सरकार का गठन हुआ है, सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह अगर लगाया है तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने लगाया। अगर प्रश्न चिन्ह लगाया है तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? 6 विधायक चुनाव, राज्यसभा के चुनाव से पहले वो बोल रहे थे कि हम वोट जो है वो सरकार के खिलाफ करेंगे, हम सरकार के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे जो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे हमें राज्यसभा का उम्मीदवार दिया गया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने अपना मत दिखा करके सरकार के विरोध में उन्होंने कोई छुपा करके नहीं किया है, सरेआम बोल करके किया है। कांग्रेस पार्टी के एजेंट को दिखा करके वोट डाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दोष कहां से आ गया? ये भारतीय जनता पार्टी को कोसने की जो है, कांग्रेस पार्टी को अपना कुनबा संभालना चाहिए था, अपने घर को संभालना चाहिए था। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। आज आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान के ऊपर विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। 1979 में शांता कुमार की सरकार को गिराने के लिए रामलाल ठाकुर ने क्या क्या षड्यंत्र गिरे थे, किस तरह हर रोज एक विधायक को तोड़ा जाता था। उस समय लोकतंत्र नहीं दिखता था, उस समय संविधान नहीं दिखा। 27 सरकारों को इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर एक साथ तोड़ दिया था। उस समय लोकतंत्र और संविधान नहीं था। किस तरह की बात करते हैं और किस तरफ आप इस चर्चा को ले जाना चाहते हैं? अगर इस सारे प्रकरण के लिए जिम्मेदार है कांग्रेस की हाईकमान, जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी स्वयं, जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस स्थिति तक पहुंचने दिया। और चुने हुए विधायकों को आपने इस तरह से जलील किया है, उनकी जलालत को आपने उनके सिरों के ऊपर 12 एडवाइजर की फौज आपने बिठा दी। क्या अधिकार है उन लोगों का कि वो प्रदेश में सरकार को दिखाएं कि किस तरह से सरकार काम करेगी? क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरह से लताड़ा जाता है, इस तरह से उनको दुत्कारा जाता है? वो अपनी व्यथा, आप बताइए कि कौन सा विधायक है जो कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से संतुष्ट था? क्यों इनके एक मंत्री ने जो है, जब वो वोट खिलाफ करते हैं, राज्यसभा के चुनाव के अंदर सरकार के खिलाफ वोट करते हैं, अगले ही दिन इनके क्यों पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है वो इस्तीफा देते हैं और घोषणा करते हैं कि मेरे विभाग के अंदर मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों की इंटरफेरेंस है?
मुझे ढंग से काम नहीं करने दिया जाता है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने बोला था? क्या ये जगत प्रकाश नड्डा जी बोल रहे थे उनको कि ऐसा बोलने के लिए? वीरभद्र सिंह की प्रतिमा आपने बोला था नहीं लगाई 1.5 वर्ष के अंदर, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां कसूरवार है? तो ये सारी चर्चाएं जो है इनको अनायास एक नया रंग देने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर कर रहे हैं अपनी गलती को छुपाने को। जब दिया रंजपुतों ने तो खुदा याद आया। तो किस तरह की ये सारी चर्चाएं बेमानी है। मुख्यमंत्री स्वयं और उनके एडवाइजर की फौज इस सारे राजनीतिक प्रकरण के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये जो एडवाइजर्स की फौज और जो अनाधिकृत एडवाइजर मुख्यमंत्री के हैं वो जिम्मेदार हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष को किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप अपना घर नहीं संभालोगे तो ऐसा होगा ही। संवैधानिक संकट खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी का ना तो आदत है ना फितरत में है। लोकतंत्र की दुहाई जी संजय जी, लेकिन एक सवाल बड़ा आ रहा है, कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं, हर जगह चर्चा हो रही है कि अगर आपका कोई इसमें हाथ नहीं था तो इन 6 लोगों को आपने 1 महीना बाहर रखा और फिर इनको सदस्यता क्यों दी आपने और निर्दलीयों से इस्तीफे क्यों कराए? इतना बड़ा तामझाम जाल क्यों बुना आपने? ये सवाल जनता के मन में है, हिमाचल प्रदेश की जनता के। डॉक्टर साहब, आप किसी निर्दलीय विधायक से ये पूछिए कि क्या उनके ऊपर कोई दबाव था? अगर आप ये देखिए कि सरकार की मंशा के आगे, सरकार के चाहने के बावजूद भी सरकार की तरफ से निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनाने के ऑफर दिए जाते रहे। उन ऑफर्स को ठुकराने के बाद उन्होंने फ्रेश मैंडेट लेना जो है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ली है और फ्रेश मैंडेट लेने के लिए तैयार हैं। जो विधायक जो है जो सोचते हैं पता नहीं दोबारा जीत करके आए कि नहीं आए, उन विधायकों ने भी इस सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ जाकर के, क्योंकि उनको भी पिछले 15 महीने के अंदर वो भी जो है वो जलालत झेल रहे थे। उनको भी अपने मतदाताओं को, क्योंकि उनको भी अपने क्षेत्र का विकास करवाना है, उस विकास के लिए उनको सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही थी क्योंकि वो आजाद विधायक थे, इसलिए नहीं कर रहे थे। उन्होंने फ्रेश मैंडेट लेना जो है वो मंजूर समझा, लेकिन उन्होंने वो सरकार के इस झांसे के अंदर नहीं आए कि मंत्री बनने के लालच में नहीं आए। और क्या जितने विधायक हैं आप सभी को जानते हैं डॉक्टर साहब, क्या आप बताइए कि कौन सा जो है वो साधन संपन्न व्यक्ति उसमें नहीं है जो होटलों में नहीं रह सकता है? सुरक्षा की बात जो है, निश्चित तौर पे वो इस देश के विधायक से पहले वो इस देश के नागरिक हैं और जिस तरह का वातावरण उनके विधानसभा क्षेत्रों के अंदर बनाया जा रहा था, उनके समर्थकों को धमकाया जा रहा था, निश्चित तौर पे उनको सुरक्षा चाहिए थी। सुरक्षा उनका अधिकार है और वो सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार ने उनको मुहैया करवाई, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से उनको अगवा करने का, उनको मारने का भी जो है वो प्रयास था कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ लोगों को उसी तरह से खत्म ही कर दिया जाए। लेकिन उनकी रक्षा के लिए अगर केंद्र सरकार ने अगर सुरक्षा मुहैया करवाई है तो निश्चित तौर पे ये उनका अधिकार बनता है। अभी भी वो जनता के बीच में घूम रहे हैं, अभी भी किसी ने कोई उनसे बदतमीजी नहीं की है। निश्चित तौर पे उनके क्यों, आपको याद होगा राजेंद्र राणा जिस दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर गए, उनकी गाड़ी को घेरने का प्रयास हुआ है। काले झंडे दिखाए गए हैं, वो हर काले झंडे उनकी गाड़ी के आगे भी 2-3 लोगों ने आकर के जो है वो हमला करने का प्रयास किया है। चलिए सांख्यान जी, कोई ऐसी नहीं थी, अफवाहें थी, मात्र थी 25 विधायकों के रिजाइन की कहीं ना कहीं, और राष्ट्रपति शासन की तरफ भाजपा नहीं बढ़ा रही है, इस तरह का कोई भाजपा का वो नहीं है। लेकिन इनके नेता दावे जरूर भर रहे हैं और दावों में कितना दम है, खैर वो तो कितनी सीटें जीतते हैं क्या होता है उसके बाद ही पता चलेगा। सांख्यान जी, लेकिन आपको अपना कुनबा संभालना चाहिए। ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है संजय जी ने, क्योंकि ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई, सवाल वहीं पे जाकर खड़ा हो जाता है। जी देखिए डॉक्टर साहब, जो भी चीजें थी ये सारा के सारा कहते हैं ना कि धनबल और छलबल और बाहुबल के आगे कोई भी आज की डेट में टिक नहीं पाता है।
ये हिंदुस्तान की राजनीति में भी तय हुआ है और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी तय हुआ है। हमारे विधायक क्या करते कि अगर उनके ऊपर कहीं ना कहीं ईडी का दबाव दिया जाए, अगर उनके ऊपर कोई पैसों का कटोरा दिया जाए, टोकरा भर के दे दिया जाए, वो विधायक जाते कहाँ? हेलीकॉप्टर किसने मुहैया कराया? वो निर्दलीय विधायकों के साथ, जो इंडिपेंडेंट विधायकों के साथ उनको 1 महीना पूरे उत्तरी भारत की जो सैर कराई गई, वो किसने कराई? वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराई। क्या वहां पे इनके 2 वहां पे उनके अटेंडेंट, जो इनके 2 विधायक हैं, मौजूदा विधायक, क्या वो अटेंडेंट बन के नहीं रहे? क्या ये सारे के सारे लोग जो थे चलिए ये आपके इल्जाम है, लेकिन अब कितना सुधार कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ है कि अब क्या विधायक संतुष्ट हो गए हैं? क्योंकि नाराजगी तो थी, उन्होंने कुछ सारे के सारे विधायक संतुष्ट हैं और सरकार जो है, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस संतुष्टि के बाद ये जो 6 विधायक हैं, ये भी बहुत ज्यादा आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। ये जो इन्होंने कृत्य किया है और जिस लोभ लालच में आके ये फंसे हैं, तो देखना कहीं ना कहीं ये समय की सुई है, ये घूमती रहती है, समय का चक्कर घूमता रहता है। ये आत्मग्लानि इनको जरूर हुई है अंतर मन में, लेकिन और इसका खमियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ सर, कि ये जो चीजें घटित हुई हैं, और सबसे बड़ा राजनीति में, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में अगर जनता का विश्वास नहीं है, जनमत आपके साथ नहीं है, तो राजनीति किसी काम की नहीं है। तो अगर आज की डेट में जो संवेदना है वो कांग्रेस के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और जहां तक सुधार की बात है, देख लीजिए, हमने साफ तौर पे क्लियर कर दिया, रानी साहिबा जो प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा है, वो मंडी से चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे जो दूसरे जो कैंडिडेट हैं उन्ना से रायजादा जी, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं। एक सिर्फ औपचारिक उसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन आज की डेट में कोई ऐसा पार्टी के अंदर कोई क्यास नहीं है। आज की डेट में पार्टी एकदम। चलिए सांख्यान जी, मैं प्रवीण जी के पास जाऊंगा। प्रवीण जी, संजय जी ने कहा ये मात्र अफवाहें थी, क्योंकि उस दिन विधायक दल की बैठक रखी गई थी जिस दिन निर्दलियों का ये था, और चर्चा वहीं से फैलाई गई मीडिया के अंदर, जानबूझ के फैलाई गई, मैं आपको इसका बताता हूँ। और मीडिया ने उसको पैनिक कर दिया और पूरे प्रदेश में चर्चा फैल गई। हो सकता है ये एक दाव हो कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो कदम बढ़े नहीं कहीं ना कहीं। और अब सीटों पे दारोमदार है कि इन 6 सीटों में कौन ज्यादा जीतता है और कैसे अगला क्या होता है, क्योंकि अभी भी दावे किए जा रहे हैं कि कई कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं। प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, मैंने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि जो खबरें सत्य हो जाती हैं वो तो सत्य के रूप में सामने आ जाती है, और जो सत्य नहीं साबित होती हैं वो अफवाहें साबित होती हैं। तो इस वाले मामले में भी यही हुआ है कि इस खबर को हम लोग, क्योंकि ये सत्य साबित नहीं हुई है, तो उसको हम ये मान के चले कि अफवाह ही थी। अब जो सारा जो ये सब कुछ होने वाला है, ये 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, उसके पश्चात जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को देखेगी। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आता है, तो ऐसे कंडीशन में 1 या 2 विधायकों से इस्तीफा दिला के फिर दोबारा से यही सिचुएशन बनेगी। और अगर नहीं आता है तो कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी रुकेगी। परंतु इस डिबेट के इस पूरे मामले में एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, विधायक होता क्या है? विधायक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। वो अपनी विधानसभा को रिप्रेजेंट करता है, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी आशाओं को रिप्रेजेंट करता है, उनकी आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करता है। उसे किसने अधिकार दिया है? किसने अधिकार दिया उसको कि जिन लोगों ने चुना उन लोगों से बिना पूछे वो इस्तीफा दे दे? क्या उन लोगों से, इन विधायकों से इन इलेक्शनों का खर्चा नहीं लिया जाना चाहिए? या इन लोगों को सोशल मीडिया पे यही चर्चा चल रही है कि ये खर्चा इनसे वसूला जाए, जितना भी खर्चा ये डाल रहे हैं। 3 साल 6 महीने तक जो इनका टेन्योर था, उस टेन्योर तक इन लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। जी, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक है जी। और इस तरह से ही चलेगा तो ये लोकतंत्र की खामियां जो है ये हम लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी। तो आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस है, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर इस तरह से भविष्य में ना हो, इसके ऊपर हम लोगों को पॉजिटिवली की सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए। और अब जो होगा, जो भी होगा, वो तय है कि 4 जून तक जो है दोनों पार्टियां जो है 4 जून के जो रिजल्ट आएगा उसके पश्चात ही कुछ करने वाली है।
जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक संकट कहीं न कहीं खड़ा हुआ है, वो अभी कहीं न कहीं बरकरार रहेगा, क्योंकि 4 जून के चुनाव तय करेंगे कि अब क्या होगा। और 25 भाजपा विधायकों का इस्तीफे की जो चर्चा थी वो चल रही है। आगे उस पे एक विराम लगा, ये अफ़वाह थी, क्या थी? क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन निर्दलीयों ने उस दिन इस्तीफे ज़रूर दे दिए। तय था निर्दलीय और 25 विधायक इस्तीफे देके सरकार को स्थिर कर देंगे और राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ा देंगे। लेकिन भाजपा विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए, उन्होंने जनता के दरबार में दोबारा जाना मुनासिब नहीं समझा कहीं न कहीं। लेकिन ये स्थिति बाद में भी पैदा हो सकती है 4 जून के बाद। 2-4 लोगों को अगर ब कुछ सीटें जीत जाती है, इन 6 सीटों में सारी जीत जाती है, तो 1-2 लोगों को तोड़ना कहीं न कहीं भाजपा के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। वहीं पे बात हुई कि सरकार के अंदर विधायकों का मान-सम्मान कहीं न कहीं ठोकर पे रखा गया, इसलिए 6 विधायकों ने उसका खुलकर विरोध किया और 3 निर्दलीयों ने भी किया और उन्होंने वोट राज्यसभा में अ, भाजपा प्रत्याशी को दे दिया। नींव उसकी उस वहीं से बन गई थी। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।